नमस्कार दोस्तों। मैं आज तमाम अपने स्टूडेंट्स का विशेषकर कुछ बच्चे लगातार मुझे लिख भी रहे थे और कह भी रहे थे कि सर कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों से करूं। तो मैंने सोचा आज का बड़ा कॉमन सा टॉपिक चल रहा है इम्यूनिटी पे। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे 9th क्लास से लेकर के और 12th तक के साइंस के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात इम्यूनिटी, जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी है बहुत सारी जगहों पर, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आप पढ़ते हैं, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें वास्तव में हम दो तरह से इम्यूनिटी को समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट में पल रहा होता है तो उस समय उस बच्चे के अंदर, जब हम उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वास्तव में ऐसे प्रोटीन्स जो बॉडी को सरवाइव करने के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, वो मदर से ऑब्टेन कर लेता है वाया प्लेसेंटा। दूसरा तरीका है कि जब बच्चा पैदा होता है और वो फर्स्ट उसको भूख लगती है, उसको सरवाइव करने के लिए, नरिशमेंट के लिए उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो मदर मिल्क में कोलेस्ट्रम पाया जाता है। उस कोलेस्ट्रम की खासियत है, हिंदी में उसको प्यूस भी कहते हैं, ग्रीनिश येलो कलर का सब्सटेंस है, प्रोटीनियस सब्सटेंस है। इसकी खास बात है कि जब बच्चे को दी जाती है तो बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। दूसरे, ये तो हम बाहर से इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि अंदर की तरफ से अगर हम उसको इम्यूनिटी की बात करें तो रियली हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर, एक ख़ास तरह का ऑर्गेन की हम बात करते हैं, हालांकि इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ थाइमस ग्लैंड, जो चेस्ट पर पाई जाने वाली ग्लैंड है। छोटे बच्चों में इसकी साइज़ बड़ी है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ये रिड्यूस होती चली जाती है और ये उस छोटे से बच्चे में इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। इसके अलावा भी मैं देखता हूँ कि हम जब बड़े होते हैं तो हमने अभी जस्ट पहले अभी आपसे बात की कि इम्यूनिटी लगातार हमारी और भी ज़्यादा, जैसे हम पहले छोटे थे तो हमारा एक सराउंडिंग, हमारा जो रहने का जो हैबिटेट था, जो पर्टिकुलर प्लेस था, वो एक लिमिटेड प्लेस होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, छोटा सा बच्चा जब घर में से बाहर निकलता है तो अपने आसपास के एरिया में घूमना शुरू करता है। अब उसको कई तरह के पैथोजेनिक अट्रैक्शन का डर सताने लगता है। हो सकता है कि तमाम ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं, फंगस, वायरस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ, कई तरीके से उसकी बॉडी को या लाइफ को प्रभावित करता है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो सिस्ट के रूप में पाए जाते हैं, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में वो अवेलेबल है, और वो बच्चे ने गलती से मिट्टी खाया और उस सॉइल के ज़रिए बॉडी के अंदर पहुंच गया। प्रॉपरली हमने अपना हैंड वॉश नहीं किया, अच्छे से हमने, कभी कभी देखा होगा खासकर बच्चों की आदत होती है कि ग्राउंड में बैठे हुए हैं और कोई घास का टुकड़ा है उसको चबाया जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, यह भी बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। दूसरी बात, कभी कभी हम नॉर्मली ऐसे बैठे हुए हैं, नेल्स बड़े हैं और नेल्स को प्रॉपरली हम क्लीनेस नहीं रखते और नाखून चबाने की कुछ बच्चों की आदत होती है, तो उनमें भी ऐसे इन्फेक्शन चले जाते हैं। रही बात कि हम इन सब चीज़ों को कैसे बचाएं, तो पहले तो मैं बात करता हूं कि बॉडी की खुद की डिफेंस सिस्टम इतनी मज़बूत होती है कि हमको बाहर से कुछ ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब बॉडी की खुद से ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है कि खुद से बॉडी अपने आप को मेंटेन करती रहती है, तो हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बॉडी पे पाए जाते हैं, जिनमें से अगर हम लोग इसको साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो दो तरह से हम इस इम्यूनिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हम इनेट इम्यूनिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं और दूसरा तरीका होता है कि हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो बेसिकली कुछ पॉइंट के तहत हम इसको समझ सकते हैं कि जिनमें से हम लोग देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी, जैसे बॉडी में अगर देखें तो बड़ा बड़ा कॉमन सा है कि पूरी बॉडी कवर है, एक पर्टिकुलर कवरिंग से कवर है, जिसको हम नॉर्मली तौर पे स्किन कहते हैं।
और स्किन कोई भी पैथोजन उसको ईज़िली बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। तो स्किन की खासियत है। अब अगर सपोज़ करिए कि स्किन डिफेक्टेड हो जाए, स्किन में इस तरह के डिसऑर्डर डेवलप हो जाए जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन, चाहे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एट्सेट्रा कोई भी हो, वो बॉडी के अंदर अगर इजीली एंटर कर जाते हैं तो एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात होती है कि बॉडी में आपने देखा कि म्यूकस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नोज़ में म्यूकस पाया जा रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये म्यूकस भी पैथोजन को चिपकाने का काम करते हैं। अब पैथोजन अट्रैक्ट होगा इस म्यूकस में, और कभी कभी ये म्यूकस नेचुरली या कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसी फिजियोलॉजी होती है जिसके ज़रिए ये म्यूकस हम रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे देखा, खांस करके, कफ निकाल करके कोई भी पैथोजन जो गले में आया हुआ है, चिपका हुआ है, फंसा हुआ है, उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ और केसेस में, जैसे आपने देखा कि स्टमक है, स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, HCl बन रहा है, HCl ने इसको मेंटेन कर लिया और किसी पैथोजन को, खासकर स्पेशली बैक्टीरिया को जो फूड के साथ आया हुआ था, उसको डिसोसिएट या डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल हो जाता है। इसके अलावा आँखों में पाए जाने वाले टीयर्स या लैक्रिमल ग्लैंड जो टीयर्स रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें लाइसोजाइम कंटेन कर रहा है। अब लाइसोजाइम वो भी कई तरीके के बैक्टीरिया को, पैथोजन को, डस्ट पार्टिकल को ईज़िली डाइल्यूट कर देता है या डिसोसिएट कर देता है, या हम कहें कि उनको ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से बॉडी अपने आप, हमने देखा कि मेंटेन कर रही है। किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को ग्रोथ नहीं कर किसी भी माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं करने देती, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा हम कुछ सेलुलर लेवल पर भी अगर देखें तो हम लोगों ने बड़ा कॉमन सी टॉपिक पढ़ी हुई है, अगर याद होगा आपको, कि WBCs इंगल्फ कर लेती हैं। कभी कभी बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ाया जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हैं अप्रॉक्स, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो अप्रॉक्स 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो अप्रॉक्स 36 to 37 अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन कर, जबकि बैक्टीरिया को वास्तव में किल करने के लिए क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, अप्रॉक्स 85 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉडी इतनी हीट हो ही नहीं सकती, है ना। बॉडी जैसे ही 38-39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचती है, सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि पूरी बॉडी में तमाम ऐसी फिजियोलॉजी, ऐसे प्रोटीन या फिर प्रोटीन कोगुलेशन होने लगता है, प्रोटीन इकट्ठी होने लगती हैं, जमने लगती हैं, जिसका इफ़ेक्ट होता है कि बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस बिखर जाती है, टूट जाती है, और नतीजा होता है कि पूरी की पूरी हमारी फिजियोलॉजी वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो WBC बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कितना WBC किसमें ग्रेनुलोसाइट कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी रिड्यूस होनी चाहिए, ये भी लगातार पैथोजन के अकॉर्डिंग, मीन्स एंटीजन के जो प्रोटीनियस कंस्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने को मेंटेन करते रहते हैं कि कितने अमाउंट में रिलीज़ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बातें हम देख सकते हैं, जैसे कुछ बॉडी में खास तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल DNA की यह प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। एक बेसिकली चीज़ यहाँ पर आप ये समझें कि ज़रूरी ये नहीं है कि कोई भी प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सिर्फ एज ए जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी में कई तरीके के एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उन सभी एंजाइमेटिक रिएक्शंस की अगर हम कंडीशंस देखें तो शायद मेरे ख्याल से वे सभी एंजाइमेटिक रिएक्शंस वो सभी इन्वॉल्व करती हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी काम करती हैं, खास तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। और अगर हम इसमें देखें कि इस तरह की अगर प्रोटीन की बात करें तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे प्रोटीन्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, इन प्रोटीन्स बॉडी की इम्यूनिटी से भी रिलेटेड, जैसे कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंटरफेरॉन, बेसिकली हम इसको साइटोकाइनिन बैरियर कहते हैं। अब मान लो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन किसी सेलुलर लेवल पर हुआ, कोई सेल अफेक्टेड हुई, तो खास तरह की प्रोटीन रिलीज़ करती है, और वो सेल सिग्नलिंग मेथड के थ्रू नेक्स्ट जो सेल है जो वायरस के इफ़ेक्ट से अभी तक बची हुई थी, वो रिलीज़ करके और उस नॉर्मल सेल को एक मैसेज देने का काम करती है कि भाई देखो अब तो यह सेल डैमेज हो रही, दूसरी सेल को हम प्रोटेक्ट करें।
इनके अलावा फिर हम कुछ सेलुलर मैकेनिज़्म के तौर पे अगर बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, तो वहाँ पर हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के तौर पे बात करते हैं। ठीक है, तो इस क्लिप में हम इतनी बात करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में